नमस्कार दोस्तों, स्टडी डिलाइट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरओ एआरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसमें हमने अब तक कुल 52 टेस्ट को कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 53 को। और दोस्तों, आज के इस टेस्ट में हमने जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जिसके परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिया गया है। पहला कथन है कि राम प्रसाद बिस्मिल को गोंडा जेल में फांसी दी गई। दूसरा कथन है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। और तीसरा कथन है मदन लाल ढींगरा ने लंदन में जनरल डायर को गोली मार दी। और दोस्तों, पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल दूसरा कथन सही है। दोस्तों, जो कथन दूसरा दिया गया है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, यह कथन बिल्कुल सही है। और जो पहला कथन दिया गया है कि राम प्रसाद बिस्मिल को गोंडा जेल में फांसी दी गई, यह गलत है। दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल को गोंडा जेल में फांसी नहीं दी गई बल्कि गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। तो इसे याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी दी गई थी, तो गोरखपुर में। पहला कथन गलत है। और तीसरा कथन जो दिया गया है मदन लाल ढींगरा ने लंदन में जनरल डायर को गोली मार दी थी, तो दोस्तों मदन लाल ढींगरा ने लंदन में जनरल डायर को गोली नहीं मारी थी बल्कि कर्जन विलियम वायली को गोली मारी थी। तो तीसरा कथन भी गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो 4 घटनाएं दी गई है, तो आइए देखते हैं इसमें से क्रम से घटनाओं का क्रम कैसे होगा। तो सबसे पहले पूना समझौता दिया गया है। तो दोस्तों, पूना समझौता यह 1932 में यह समझौता हुआ था। तो कब हुआ था? 1932 26 सितंबर को। दोस्तों, 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। और दूसरा जो घटना है वो व्यक्तिगत सत्याग्रह दिया गया है। तो यह 1940 को हुआ था। 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन, यह 1932 में घटना हुई थी। यह सम्मेलन 1932 को यह सम्मेलन हुआ था। और कब? 17 नवंबर, पूरा डेट है दोस्तों, 17 नवंबर 1932 में तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कराया गया था। चौथा है गांधी इरविन समझौता, यह 5 मार्च 1931 को 1931 में गांधी इरविन समझौता यह हुआ था। तो दोस्तों, तो इसका सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले गांधी इरविन समझौता होगा और उसके बाद दोस्तों पूना समझौता है, फिर है तीसरा गोलमेज सम्मेलन और अंत में है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले चौथा है, फिर पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलनों से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। और नीचे पूछा गया है दोस्तों कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो 3 कथन दिया गया है, पहले तीनों कथन को देखेंगे, फिर इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि हेमचंद्र घोष तथा लीला नाग ने श्री संघ नामक संगठन की स्थापना की थी तथा अनिल राय ने बंगाल स्वयंसेवक बंगाल वॉलंटियर्स नामक समिति की स्थापना की थी। तो दोस्तों, यह पहला जो कथन दिया गया यह गलत है। हेमचंद्र घोष तथा लीला नाग ने बंगाल स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। तो यह जो दिया गया है दोस्तों श्री संघ, ये गलत हो जाएगा। तो पहला कथन यह गलत है। और दूसरा कथन दिया गया है सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी, यह कथन बिल्कुल सही है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना सूर्य सेन ने किया था। तीसरा कथन है चटगांव आर्मरी रेड की घटना से मास्टर दा, प्रीतिलता वादेदार, कल्पना दत्त आदि जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दूसरा और तीसरा कथन यह सही है। आगे है, मुगल काल में जिला के समानांतर इकाई निम्न में से कौन थी। तो दोस्तों, वर्तमान समय में जो जिला है तो इसके समानांतर इकाई मुगल काल में कौन सी थी? ऑप्शन ए है सूबा, बी सरकार, सी परगना या डी नागला। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार। जिले के समानांतर जो इकाई थी दोस्तों वो सरकार थी। तो मुगल काल में जो साम्राज्य का विभाजन किया गया था वो विभिन्न प्रांतों में किया गया था जिन्हें सूबा कहते थे।
तो दोस्तों और जो सूबों का विभाजन किया जाता था वो सरकारों में किया जाता था। तो सरकार यानी कि वर्तमान समय में जिला के समानांतर इकाई थी। आगे है, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला कथन है कि मुगल सेना का गठन दशमलव पद्धति पर किया गया था। तो यह पहला कथन जो बिल्कुल सही है दोस्तों। और दूसरा कथन दिया गया है कि मुगल सैन्य दल को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। तो गलत है, मुगल सैन्य दल को कुल 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, न कि 2 श्रेणियों में। तो कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया था? 4 श्रेणियों में। और तीसरा कथन है अश्वारोही सेना मुगल सेना का प्राण मानी जाती थी। तो दोस्तों ये जो तीसरा कथन है यह भी बिल्कुल सही है। मुगल सेना का जो प्राण मानी जाती थी वो अश्वारोही सेना मानी जाती थी। और चौथा कथन है कि मुगल तोपखाने का प्रमुख अधिकारी मीर ए बहर कहलाता था। तो दोस्तों यह कथन गलत है। चौथा कथन जो दिया गया यह गलत है। मुगल तोपखाने का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे मीर ए बहर नहीं कहते थे, मीर ए आतिश कहा जाता था। तो दोस्तों क्या कहा जाता था? मीर ए आतिश कहा जाता था। तो चौथा कथन भी गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला और तीसरा कथन यह सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 4 कथन है, तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पहला है सद्र उस सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था, जिसको सद्र उस सुदूर कहते थे। यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है यानी ऑप्शन नंबर बी है बरीद ए मुमालिक। तो दोस्तों ये कौन होता था? तो गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होता था उसे बरीद ए मुमालिक कहते थे। यह कथन भी सही है। तीसरा है वकील ए दर यानी कि सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था, तो उसे वकील ए दर कहते थे। तो तीसरा भी यह सही है। चौथा दिया गया है आरिज ए मुमालिक उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। तो यह गलत है दोस्तों। आरिज ए मुमालिक यह सेना का प्रधान होता था। यह परीक्षा में पूछा भी गया है। तो सेना का प्रधान होता था आरिज ए मुमालिक, और ये उधार दिए गए धन का हिसाब नहीं रखता था। तो दोस्तों यह कथन यानी कि ऑप्शन नंबर डी यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है श्रवणबेलगोला में स्थित जैन मूर्ति किस जैन देवता से संबंधित है? ऑप्शन ए है पार्श्वनाथ, बी गोमतेश्वर बाहुबली, सी अजीतनाथ या डी महावीर। तो सही जवाब है गोमतेश्वर बाहुबली। दोस्तों श्रवणबेलगोला में जो जैन मूर्ति स्थित है वो गोमतेश्वर बाहुबली की है। और दोस्तों इस मूर्ति को गंग वंश के राजा राजमल्ल ने बनवाया था। तो किसने बनवाया था? राजमल्ल, जो कि गंग वंश के राजा थे, उन्होंने बनवाया था। और दोस्तों गोमतेश्वर बाहुबली ये कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव, ये सबको पता होगा। तो ऋषभदेव ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और इनके पुत्र थे गोमतेश्वर बाहुबली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गुप्तकालीन शासकों में से किसने महाराज की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है कुमार गुप्त। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त। दोस्तों गुप्तकालीन शासकों में जो महाराज की उपाधि है ये 2 शासकों ने धारण किया था। पहला तो श्रीगुप्त और दूसरे घटोत्कच ने धारण किया था। घटोत्कच एवं श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछा जाता है तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। यह भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी दोस्तों? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। अगला प्रश्न है कौन प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान पहले हीनयानी था फिर वह महायानी हो गया था? तो वो कौन सा बौद्ध विद्वान था जो कि पहले हीनयानी था बाद में महायानी हो गया? तो कुमार जीव सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कुमार जीव। दोस्तों कुमार जीव ये कश्मीर के रहने वाले थे। तो कहाँ के रहने वाले थे? ये कश्मीर के रहने वाले थे। बाद में वहाँ से ये चीन चले गए थे और उन्होंने वहाँ पर जाकर यानी कि चीन में जाकर कई ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद भी किया था और वहीं इनकी मृत्यु हुई थी। और ये प्रारंभ में
हीनयान को मानते थे, फिर बाद में महायान संप्रदाय से जुड़ गए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चक्र सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन चक्र, बी फास्फोरस चक्र, सी कार्बन चक्र या डी सल्फर चक्र। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन चक्र। दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से जो सीधे संचालित चक्र है वो है कार्बन चक्र, क्योंकि हरे पेड़ पौधे ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और जिससे वे अपना भोजन बनाते हैं, और इस प्रकार से कार्बन चक्र की क्रिया सूर्य के प्रकाश से संचालित होती है। अगला प्रश्न है, कथन दिया गया है दोस्तों, दो कथन है, आइए देखते हैं। और आगे पूछा गया है इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, फाइटोप्लैंक्टन सूक्ष्म आकार एवं अत्यधिक जनन क्षमता वाले होते हैं। और दूसरा कथन है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन तैयार करते हैं। तो दोस्तों, इसमें से सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों कथन यह बिल्कुल सही है। दोस्तों, यह कथन फाइटोप्लैंक्टन के बारे में है। तो यह फाइटोप्लैंक्टन क्या है दोस्तों? यह सागर तल से 200 मीटर गहरे, तो सागर तल से कितना गहराई में दोस्तों? 200 मीटर गहरे भाग में, जल के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। तो ये एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि सागर में 200 मीटर गहराई में ये जल के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, और ये अत्यधिक जनन क्षमता वाले होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही अपना भोजन तैयार करते हैं। तो इनके बारे में जो दोनों कथन दिया गया है फाइटोप्लैंक्टन के बारे में, दोनों बिल्कुल सही है। आगे है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में सत्य कथन है। तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है, ये विषुवत रेखा के पास उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये विषुवत रेखा के पास उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरा, यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है। यह भी सही है दोस्तों, विषुवतीय रेखा के पास में जो क्षेत्र है वहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है। और तीसरा है, यानी ऑप्शन सी है, ब्राजील में इन वनों को सेलवास कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी कथन बिल्कुल सत्य है। जो तीनों कथन दिया गया है तीनों सही है। और दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में ही सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है, यह भी याद रखिएगा। और यहाँ की वनस्पति में जो प्रमुख रूप से पाई जाती है महोगनी, आबनूस, रोजवुड आदि वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र नई दिल्ली दिया गया है। दोस्तों, यह गलत है। तो पहला ही सही सुमेलित नहीं है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र यह नई दिल्ली में नहीं है, यह कोलकाता में स्थित है। तो यह कहाँ है? कोलकाता में, इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यही सही सुमेलित नहीं है। बी है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, बिल्कुल सही है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। और ऑप्शन सी है, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून। अगर वन प्रबंधन संस्थान पूछेगा तो भोपाल में है, और वन सर्वेक्षण केंद्र तो देहरादून में है। और ऑप्शन डी है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में, यानी कि नीरी जो है यह कहाँ पे है? नागपुर में है। बार बार परीक्षा में पूछा गया है, तो जरूर याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यह नागपुर में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र यह नई दिल्ली में स्थित न होकर कोलकाता में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो 4 दिया गया है ऑप्शन, आइए देखते हैं इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है, सिंगीलाला राष्ट्रीय उद्यान बंगाल में स्थित है, दिया गया है। तो दोस्तों, यह बिल्कुल सही है, सिंगीलाला राष्ट्रीय उद्यान यह बंगाल में स्थित है। बाकी ऑप्शन नंबर बी है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक दिया गया, यह गलत है दोस्तों। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ है? यह असम में है। तो इसे याद कर लीजिएगा, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। और सी है, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश दिया गया दोस्तों, यह भी गलत है, यह कर्नाटक में है। तो नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ है? कर्नाटक में है। तो ऑप्शन सी भी गलत है। डी है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र दिया गया दोस्तों, यह हरियाणा में है। तो यह कहाँ है? हरियाणा में है। तो इस प्रश्न में सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर ए, बाकी तीनों सही सुमेलित नहीं है। तो चारों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आइए एक बार फिर से देख लेते हैं और इसको याद कर लीजिएगा। सिंगीलाला राष्ट्रीय उद्यान बंगाल में, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में, ओरंग असम,
नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, दोस्तों नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, कालेसर हरियाणा। तो आज का टेस्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।